Hello, dear students. Welcome to this class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स को, यानी कक्षा 12 के भौतिकी सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कवर अप करते आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके हम लोग एंड पॉइंट की साइड है, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। हम लोग इस चैप्टर में विद्युत विभव को काफी टाइम से समझ रहे हैं। हम स्थितिज ऊर्जा के ऊपर बात कर रहे थे, है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के ऊपर बात कर रहे थे, हमने वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर बात करी थी। आज की क्लास में भी हम कुछ एक दो टर्म्स को सीखेंगे और अब हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें धारिता है, उसको समझेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। तो लास्ट क्लास में हम जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने डिस्कशन अपना करा है पिछली क्लासेस में काफी ज्यादा, है ना। तो इसे याद दिलाने की आवश्यकता आई डोंट थिंक कि आपको पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो ये हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव पर जो रिस्टोरिंग कपल फोर्स था, प्रत्यानयन बल आघूर्ण था, है ना, उसके बारे में हमने पिछली कुछ स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में बात करी थी। ठीक है, तो वहां से आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव की क्या क्या जो खासियत होती है, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे याद रखने के लिए ये हमने पढ़े थे। ठीक है, तो हम इसी पर बात कर रहे हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अनंत का मतलब था, अनंत का क्या मतलब था? अनंत जैसा तो कुछ पॉइंट होता नहीं है ना हमारा, है ना। इनफाइनाइट, इंफिनिटी को तो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, तो वहां से मैं किसी बिंदु को कैसे लेकर के आ सकता हूँ? लेकिन फिर मैंने आपको बताया था, जिस बिंदु से जिस बिंदु तक लाया जाता है वो जो दूरी होती है, और वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष की लंबाई होती है 2l, इसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि उसको अनंत लगता है। अरे ऐसे समझो, पिछली क्लास में भी मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करवाया था, है ना। अभी फिर से इसको जरा समझ के देखो। एक चींटी है, सपोज आप हैं, आप अपने कमरे की जो फर्श है ना, आप अपने कमरे का जो फर्श है उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप 4 या 5 कदमों में कवर कर सकते हो पूरा, है ना। जो आप हो, आप अपने कमरे का फर्श 4 या 5 कदमों में पूरा कर सकते हो। लेकिन एक जो चींटी होती है ना, छोटी सी चींटी, चींटी बनेगी नहीं मुझसे, तो एक छोटी सी जो चींटी होती है ना, सपोज ये चींटी है, तो चींटी को जो है वो फर्श पर जब रखेंगे तो चींटी को उस फर्श पर चलने के लिए पता नहीं कितने सारे कदम चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो जो फर्श होगा चींटी के लिए, वो अनंत की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? अनंत की तरह काम करेगा, अनंत लंबाई के तल की तरह। और हमारे लिए वो क्या होगा? महज 4 या 5 कदम का जो फर्श है, जो 4 या 5 कदम का क्षेत्रफल होगा। आई होप आपको बात अब समझ में आई होगी। तो अनंत, उसके रिलेटिव में हम बात कर रहे हैं। किसके? विद्युत जो द्विध्रुव है उसके जो अक्षीय लंबाई है 2l, उसके रिलेटिव में जो अनंत से जिस बिंदु तक हम लाएंगे वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, सपोज ये पॉइंट ए है, यहां से उठा करके यहां पर लाए, और यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर था। ठीक है, तो यहां से उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला गए हम इसे। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव पर क्या काम करता है? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण काम करता है, टॉ काम करता है। तो जब हम इसे लाएंगे तो वहां पर ये टॉ काम करेगा, है ना। इसको घुमाने की कोशिश करेगा, जो भी करेगा, मतलब वहां पे प्रत्यानयन बल आघूर्ण काम करेगा। तो हमको उस आघूर्ण के भी विरुद्ध कार्य करना है। समझाया था मैंने, फिर से याद दिलाता हूं। ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर को पृथ्वी नीचे mg बल से खींच रही है। हमको इसको उठाना है, ऊपर की तरफ उठाना है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा, और वो बल इस पृथ्वी द्वारा खींचे गए बल के विरुद्ध काम करना होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा है। जो विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जा रहा है उसके लिए हमको बल लगाना पड़ रहा है, वो खींच करके लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब वो बल लगेगा और यहाँ पर हम विस्थापन कर रहे हैं, F डॉट एस क्या होता है? कार्य होता है, मतलब हमने कुछ कार्य करा, सीधे भाषा में, शब्दों में बात करें, हमने कुछ कार्य करा। ठीक है, तो जो हमने कार्य करा उसको ही हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी, ये कार्य जो है उसमें
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, उसकी उसके अंदर छुप जाता है, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बात करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि हमने काफी कुछ इसके बारे में कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। कैसी राशि है यह? एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट इज एन स्केलर, इट इज अ स्केलर। ध्यान रही की बात, ठीक है। अदिश राशियों की दिशा नहीं होती, दिशा पर निर्भर नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट है, अच्छा, एक दिन हम क्या करेंगे, एक दिन जो है हम क्लास 11th का टॉपिक है एक, वेक्टर एंड स्केलर, इसको समझेंगे। और इसमें हम लोग वेक्टर से रिलेटेड एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, आदिशों का अदिश गुणन, सदिश गुणन, अदिशों का सदिशों का सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है, उनका सदिशों का योग, ये सब कुछ हम एक दिन कवर करेंगे। क्योंकि क्लास 11th में आप में से कई बच्चों ने आई थिंक ये मिस किया होगा। पिछले साल का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा था मेरे हिसाब से, है ना, तो काफी सारे बच्चों ने इसको मिस किया होगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक क्लास ऐसी डिजाइन की जाए कि जिसमें आप इस सारी चीजों को कवर कर सको और उसका बेनिफिट आप क्लास 12th में ले पाओ, ठीक है ना। तो यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक के ऊपर बात करें, हम लोग क्या क्या लिखते हैं, मात्रक भी लिखते हैं। तो मात्रक बताइए इसका, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगी वो क्या होगी, आप सभी जानते हैं। एसआई सिस्टम में जो स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो इसकी विमा के ऊपर भी बात कर लेते हैं। विमा क्या होगी भाई? वही होगी जो कार्य की होगी, वही होगी जो ऊर्जा की होती है। क्या विमा होती है, याद है आपको? विमाएं मैंने कहा था कुछ कुछ विमाएं आपको याद कर लेनी है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कार्य की विमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अदरवाइज आपको निकालना तो आता ही है, एफ डॉट एस होता है कार्य बराबर, है ना, या तो स्थिति जुड़ जाए, तो स्थिति जुड़ जाए आपको याद है एम जी एच होता है। तो चाहे इससे निकाल लो विमा, चाहे इससे निकाल लो, दोनों से क्या आएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है अगर हम स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे, फॉर्मूला लिखें, तो आप लिखिए मेरे साथ, आप लिखिए मेरे साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब हुआ इसका? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्या होता है, सब जानते हैं, ठीक है। ऐसा क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके कि हर एक बिंदु पर, जिसके भीतर हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं फाइंड आउट करूं तो उसकी वैल्यू सेम आए, उसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, U is equal to minus PE cos theta, is equal to minus PE cos theta। U थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, is equal to minus PE cos theta। नोट डाउन कीजिए इसे, नोट डाउन कीजिए इसे। यहां पर हम कुछ प्रतीकों का मतलब लिख लेते हैं, जहां P का क्या मतलब है भाई, बताया था कल की क्लास में, Q इंटू 2L होता है। क्या बोलते हैं इसे हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी। यू थीटा माइनस क्यों है, ये क्वेश्चन हमारा ये माइनस क्यों है। माइनस आप जानते हैं विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। फिर से बताऊं, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाए, ए पॉइंट पर हमारा क्या था, वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, उसके अंदर लाए तो हमको क्या करना पड़ा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, मतलब सपोज आपका घर में आने का मन नहीं है, आपका घर में आने का मन नहीं है, आपको खेलना है अपने दोस्तों के साथ, है ना, तो आपको आपके भाई या आपके जो बड़े गार्जियन हैं वो पकड़ करके खींच करके घर में लाते हैं। ठीक है, तो वो आपके, आप जाना इधर चाहते हो, आप यहाँ पे आपके दोस्त खेल रहे हैं, आपको जाना इधर है, लेकिन वो आपको खींच करके घर की तरफ ले आते हैं। ठीक है, और घर में जो क्षेत्र है आपका, ये आपका घर के अंदर का क्षेत्र है, इसके अंदर ला करके आपको रख देते हैं। तो आपकी जो, आपको इनको जो है आपके ऊपर जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है ना। आप इनको जो कार्य करना पड़ रहा है वो आपकी एनर्जी के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। समझ रहे हो, आप यहां पर रहना चाहते हो लेकिन आपको खींच के यहां लाया जा रहा है। समझ रहे हो, तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। जो बल आप पर लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब भी विरुद्ध में कार्य किया जाएगा तो वो नेगेटिव में शो किया जाएगा। किस में शो किया जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, और पी कॉस थीटा होगा। थीटा क्या है, थीटा जो है कोण है किस किस के बीच का, क्षेत्र की दिशा, ऊपर लिखा हमने क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ऐसे में जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये थीटा है और यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ हमको दिख रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस का हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस का हम लोग जिक्र करेंगे। नंबर 1, स्पेशल कंडीशन नंबर 1, विशेष स्थितियां यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, u माइनस पीई कॉस 0। और कॉस 0 कितना होता है, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोई याद करेगा, 1 होती है। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पीई। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पीई। जूल। अब एक और स्पेशल केस के ऊपर बात कर लेते हैं। यदि कंडीशन नंबर 2 है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो, ये एक चीजें मैंने कल समझाई है आपको, पिछली क्लास में बताई है कि थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, 90 डिग्री होने का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है। माइनस पीई कॉस 0, 0 मतलब कॉस 90 0 हो गया इंटू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और केस के ऊपर इसमें बात कर लेते हैं हम, एक और केस के ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरा, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री पर देखिए u क्या निकल के आता है हमारा, u आ जाएगा माइनस पीई कॉस 180, सॉरी, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 की वैल्यू कौन बताएगा, कॉस 180 की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए आप इस क्लास में। ठीक है, कॉस 0, देखो कॉस 180 को मैं लिख सकता हूं, कॉस 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस 0
बात तो वही रहेगी, 180 में से 0 गया तो 180 बचा, तो cos 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 0। अब देखो cos 180 माइनस 0 में लिख सकता हूँ, तो अब मैं चतुर्थांश बनाऊंगा, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, यहाँ 90 डिग्री तक वैल्यू होती है और यहाँ 180 डिग्री तक। तो अगर 180 माइनस 0 180 हो गया, 180 माइनस 0 करूंगा तो यही तो आ जाएगा, ये 180 में से 0 माइनस करूंगा तो यही तो आ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे वाला जो चतुर्थांश है उसमें क्या होता है, उसमें cos क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है ना। तो cos की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जीरो वाली वैल्यू लेंगे, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। cos की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जीरो वाली वैल्यू लेंगे लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, मैथ्स के टर्म्स हैं। तो उस हिसाब से -1 आएगा यहाँ पर। तो u इज इक्वल टू माइनस का पीई और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा प्लस का पीई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा प्लस का पीई और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा जूल। तो तीन कंडीशंस हमने देखी, तीन कंडीशंस हमने देखी कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था तो u की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो u की वैल्यू 0 हो गई, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो u की वैल्यू प्लस में आ गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्पेशल कंडीशंस यानी कि विशेष स्थितियां। होप कि आपको याद रहेंगी, आपको याद रहेंगी चीज। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या तात्पर्य है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना यूनिट के रूप में आपके पास बहुत ज्यादा यूज होगा आगे आने वाले टाइम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ चैप्टर्स में आपने अब तक सुन लिया होगा इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या तात्पर्य है, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहते हैं। चलिए आंसर के ऊपर चर्चा करते हैं, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलिए इसको समझते हैं। अगर मैं इसको k से डिनोट करूं, अगर मैं इसको k से डिनोट करूं तो k इज इक्वल टू हो जाएगा ev, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, v क्या है यहाँ पर, यदि मैं क्या लेता हूं, v इज इक्वल टू, v क्या है भाई, विभवांतर है ना, विभव है। तो अगर मैं v इज इक्वल टू क्या ले लूं, 1 वोल्ट ले लूं, क्या मात्रक होता है, वोल्ट होता है ना, v का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, e इंटू 1, k बराबर आ जाएगा e। ठीक है, तो जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर दूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर दूंगा तो जब विभवांतर मिलता है इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन को विभव में अंतर मिलता है तो वो दौड़ने लगता है, वो क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है। ठीक है, यानी कि वो त्वरित हो जाता है, समझ रहे हो। जब विभव में अंतर नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना दौड़ेगा नहीं, रेस्ट पोजिशन, ऐसा मानते हैं हम। ठीक है, वैसे रहता नहीं है बट ऐसा मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तेज गति से दौड़ाने के लिए, त्वरित करने के लिए विभवांतर चाहिए, तो विभवांतर मैंने लिया 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट में विभवांतर दूंगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएगा, त्वरित होने लग जाएगा। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा उसने अर्जित करी, कितनी ऊर्जा उसने अर्जित करी, उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ठीक है, उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अर्थात अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा,
इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 कहलाती है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E इंटू 1 जूल। ऊपर कितना आया था? E आया था, बराबर कितना आया? E आया। E मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? उसके बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। याद रखेंगे इस बात को, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? जितना कि आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इतना आवेश होता है ना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उतना ही जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसके पास ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब इसको जो है ना हम लोग अलग अलग मात्रकों में यूज कर लेते हैं। इसके बड़े मात्रक भी होते हैं और इसके बड़े मात्रक भी होते हैं। ठीक है, तो इसके दो बड़े मात्रक हैं, एक तो है MeV, एक तो है MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक होता है BeV, बी का मतलब बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बड़े मात्रक हैं, जैसे किलोग्राम का बड़ा मात्रक क्या है? क्विंटल है, टन है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके बड़े मात्रक है MEV, BeV। तो M मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 की पावर 6 को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा इसमें कितने होते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। और बिलियन में होते हैं 10 की पावर 9, बिलियन में होते हैं 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा करके देख लो, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल। आए बात समझ में? तो 1 BeV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल और 1.6 इंटू -10 की पावर -13 जूल इलेक्ट्रॉन जूल एनर्जी होती है किसमें? एक MEV में, यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात याद रहेगी? ठीक है, इन टर्म्स को आप बिल्कुल याद रखें एज इट इज। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के दौरान हमें ये काम में आ सकते हैं, हम इनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के दौरान, और इस पर आधारित हमारे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो बातें की गई वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, समझ में आई होंगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा आपको आज। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।